लॉकडाउन के दौरान खराब होने वाले उत्पादों के अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए कॉल सेंटर लॉन्च। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोविड-19 के खतरे के कारण जारी लॉकडाउन की मौजूदा परिस्थिति के दौरान खराब होने वाले उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए कृषि भवन में आयोजित एक समारोह में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर लॉन्च किया है। इस कॉल सेंटर का नंबर है 1800 180 4200 और 14488 है। इस नंबरों पर दिन या रात को किसी भी समय मोबाइल या लैंडलाइन फ़ोन से कॉल किया जा सकता है। 24 घंटे सातों दिन सेवा प्रदान करने वाला यह अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर खराब होने वाले सब्जियों और फलों, बीज, कीटनाशक और उर्वरक आदि जैसे कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सहयोग के लिए कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग DAC एंड FW डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर भारत सरकार की एक पहल है। कौन मांग सकता है मदद? कृषि, बागवानी या बीज और उर्वरकों के अलावा अन्य खराब होने वाली वस्तुओं को एक से दूसरे राज्यों में भेजने में कठिनाइयों का सामना कर रहे ट्रक चालक और सहायक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स, किसान, विनिर्माता या अन्य हितधारक इस कॉल सेंटर पर संपर्क करके मदद मांग सकते हैं। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव राज्य सरकार के अधिकारियों को मसलों को सुलझाने में सहायता करने के साथ साथ वाहनों और खेप के विवरण उपलब्ध कराएंगे। 24 घंटे सातों दिन किया जाएगा संचालित। इफ़को किसान संचार लिमिटेड की ओर से फरीदाबाद, हरियाणा में उसके कार्यालयों से परिचालित इन कॉल सेंटर लाइन्स द्वारा शुरुआत में 10 कस्टमर्स एग्जीक्यूटिव द्वारा 24 घंटे 8-8 घंटे की 3 पालियों में सेवा प्रदान की जाएगी। कॉल सेंटर सेवा को 20 सीट आधारित आवश्यकताओं की पूर्ण क्षमता तक विस्तारित किया जा सकता है। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव हर प्रकार की समस्याओं को निपटाने के रिकॉर्ड को बरकरार रखेंगे और उसे सत्यापित करेंगे। यह 24 घंटा सातों दिन कॉल सेंटर कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा लॉकडाउन की अवधि के दौरान फील्ड स्तर पर किसान और खेती-बाड़ी के गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए किए गए विविध उपायों में से एक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने इस वर्ष मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद की घोषणा की है। IMD ने मानसून के लिए अपने प्रथम चरण लंबी दूरी पूर्वानुमान LRF लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट में कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर सीजन की वर्षा कुल मिलाकर पूरे देश के लिए सामान्य 96 से 104% रहने का अनुमान है। मात्रा के लिहाज से दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर सीजन की वर्षा के 5% की मानसून त्रुटि के साथ लंबी अवधि औसत LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज का 100% रहने की उम्मीद है। 1961 से 2020 की अवधि के लिए कुल मिलाकर पूरे देश में सीजन की वर्षा का LPA 88 cm है। मानसून के 1 जून को केरल के तिरुवनंतपुरम तक पहुंचने की उम्मीद है। मानसून विद्यमान सामान्य तिथियों की तुलना में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में 3 से 7 दिन की देरी से पहुंचेगा। तथापि सुदूर उत्तरी पश्चिम भारत में मानसून अब थोड़ा पहले और 15 जुलाई की वर्तमान तारीख का तुलना में 8 जुलाई को आता है। मानसून के 15 अक्टूबर को दक्षिण भारत में वापस हो जाने की उम्मीद है। अभी IMD ने भारत भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आरंभ, प्रगति एवं वापसी की नई सामान्य तिथियों की भी जारी की है। IMD द्वितीय चरण पूर्वानुमान के हिस्सों के रूप में मई के अंतिम सप्ताह, जून 2020 के प्रथम सप्ताह में अद्यतन पूर्वानुमान जारी करेगा। INSO और
IOD की स्थिति। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार न्यूट्रल एल नीनो साउदर्न ऑस्लेशन ENSO स्थितियाँ प्रशांत महासागर और न्यूट्रल इंडियन ओशन डिपोल स्थित हिंद महासागर में के ऊपर व्याप्त हो रही है। कुछ जलवायु मॉडल पुनर्अनुमानों के से संकेत मिलता है कि इन स्थितियों के आगामी मानसून सीजन के दौरान बनी रहने की उम्मीद है, इसलिए मानसून के सामान्य आंकलित किया गया है। एल नीनो प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तटीय देश पेरू के निकट समुद्री धारा के गर्म होने की घटना को एल नीनो कहा जाता है। वर्तमान में इस शब्द का इस्तेमाल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में केंद्रीय और पूर्वी प्रशांत महासागर में सतही तापमान में कुछ अंतराल पर असामान्य रूप से होने वाली वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप होने वाले विश्वव्यापी प्रभाव के लिए किया जाता है। इसका भारतीय मानसून पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो अल नीनो की विपरीत परिस्थिति लाल नीनो कहलाती है, जो पूर्व मध्य प्रशांत महासागर और सामान्य से ठंडी समुद्री सतह की स्थित है। यह बेहतर मानसून वर्षा और भारत में ठंडी हवाओं से जुड़ी है, जबकि अल नीनो का प्रभाव देश में सामान्य से नीचे वर्षा के साथ जुड़ी है। हिंद महासागर डाइपोल IOD इंडियन ओशियन डाइपोल। हिंद महासागर डाइपोल अल नीनो के समान ही एक महासागर वायुमंडल स्तंभ अंत संबंध की परिघटना है। IOD पश्चिमी हिंद महासागर, अरब सागर और पूर्वी हिंद महासागर, इंडोनेशिया तट का दक्षिणी भाग के समुद्र सतह के तापमान में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। इस परिघटना में पश्चिमी हिंद महासागर का जल पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में गर्म होती है, तो इसके सकारात्मक IOD और इसकी विपरीत स्थिति में नकारात्मक IOD कहते हैं। भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में अल नीनो के समान ही IOD भी मौसम और जलवायु की घटनाओं को प्रभावित करता है। हालांकि इसका प्रभाव अल नीनो जैसी परिघटनाओं से कमज़ोर होता है, क्योंकि हिंद महासागर का क्षेत्रफल प्रशांत महासागर की तुलना में कम है। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर प्रशांत महासागर की तुलना में उथला भी है। मानसून मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत की दक्षिण पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती है। ये ऐसी मानसून पवन होती है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्रायः 4 महीने सक्रिय रहती है। शीत ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है, जिसे शीत ऋतु का मानसून कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं इसके विपरीत दिशा में बहती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून या गर्मी का मानसून कहा जाता है। तीसरा, कोरोना को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की संदिग्ध भूमिका का आरोप लगाकर अमेरिका ने रोकी फंडिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दी जाने वाली सालाना अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर आरोप लगाया है कि उसने नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद के मामले में ठीक से प्रबंध नहीं किया और सही जानकारी नहीं दी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में महामारी पर अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज मैं अपने प्रशासन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वित्त पोषण को रोकने का निर्देश दे रहा हूं। साथ ही कोरोना वायरस के प्रसार में गंभीर कुप्रबंधन और इसे छिपाने की कोशिश के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका की समीक्षा की जा रही है। हर कोई जानता है कि वहाँ क्या हुआ है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन को 40 करोड़ से 50 करोड़ डॉलर हर वर्ष देता रहा है, जबकि चीन एक साल में लगभग 4 करोड़ डॉलर का या इससे भी कम योगदान देता है।
ट्रंप ने आगे कहा कि अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन की वस्तुस्थिति का सही मूल्यांकन करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों भेजे होते और चीन द्वारा पारदर्शिता न बरते जाने को उजागर किया होता तो वायरस के संक्रमण के स्रोत पर ही रोका जा सकता था और मौत के मामले सीमित रखे जा सकते थे। मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने कहा कि दुनिया WHO पर निर्भर है कि वह देशों के स्वास्थ्य के साथ काम करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य खतरों के बारे में सटीक जानकारी समय पर साझा की जाए। लेकिन WHO इस मूल्य कर्तव्य में विफल रहा है और उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार कोरोना वायरस जो नवंबर में मध्य चीन में के हुबई प्रांत के वुहान शहर में उत्पन्न हुआ था, उसके चलते अब तक अमेरिका में 25,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दुनिया भर में कम से कम 1.19 लाख लोग मारे गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। WHO की स्थापना के समय इसके संविधान के पर विश्व के 61 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसकी पहली बैठक 24 जुलाई 1948 को हुई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों को स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। यह विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश हैं। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुवंशिक इकाई है। इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक हैं। कोरोना संकट के बीच दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनाव संपन्न। कोरोना महामारी के संकट के मध्य दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनाव संपन्न हो गए हैं। इन चुनावों में वोटरों ने भारी मतदान किए हैं। मतदान केंद्रों पर वोटिंग के दौरान लोगों ने मास्क पहन रखा था और उन्हें शारीरिक दूरी की पालन किया। नेशनल असेंबली संसद के 300 सदस्यों को चुनने के लिए ये चुनाव संपन्न हुए हैं। लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध होने के बावजूद दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने 4 करोड़ 40 लाख मतदाताओं को आश्वस्त किया था कि उनके लिए वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलना पूरी तरह से सुरक्षित है। विदित है कि कोरोना संक्रमण फैलने के शुरुआती दौर में चीन के बाद दक्षिण कोरिया में ही सबसे ज़्यादा मामले पाए गए थे, लेकिन बड़े पैमाने पर किए गए गेस्ट और तमाम उपायों के जरिए महामारी का काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। इसी के चलते संसदीय चुनाव कराने की राह आसान हुई थी। हालांकि इन चुनावों को स्थगित करने की मांग भी उठी थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने चुनाव कराने का फैसला लिया। क्या थी मतदान की प्रक्रिया? दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला देश है जहां कोरोना वायरस के फैलने के बाद संसदीय चुनाव कराया गया था। जैसे ही लोग वोट डालने पहुंचते हैं उनका तापमान लिया जाता है। अगर उनका तापमान 99.5 डिग्री से अधिक निकलता है तो दूसरे स्थान पर वोट डालने के लिए ले जाया जाता है। उसका कोरोना का टेस्ट करवाया जाता है और मतदान केंद्र को डिसइंफेक्टिव यानी कीटाणु रहित कर दिया जाता है। पूल टेस्टिंग के लिए ICMR की स्वीकृति। देश भर में कोरोना से लोगों को बचाने का अभी तक की जा रही इलाज है वह है ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना का टेस्ट कराना। इसी को देखते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश में कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एडवाइजरी में कहा गया है कि लैबों द्वारा किए जा रहे टेस्ट की संख्या बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुल मामलों में संक्रमित मामलों अन्य देशों की तुलना में दर अभी भी कम है।
अतः पूल टेस्टिंग से इसमें में मदद मिल सकती है। क्या है पूल टेस्टिंग? पूल टेस्टिंग वह प्रणाली है जिसमें एक एक सैंपल टेस्ट करने के बजाय सभी सैंपलों को मिक्स कर लिया जाता है और इस मिक्स सैंपल का टेस्ट किया जाता है। यदि यह नमूना नेगेटिव आता है तो सारे नेगेटिव माने जाते हैं। अगर नमूना पॉजिटिव आता है तो फिर सभी नमूनों को अलग अलग जांच होती है। जिस इलाके में कोरोना संक्रमण की अधिक आशंका हो वहाँ यह टेस्ट बेहद कारगर है। साथ ही यह ऐसी मरीजों की स्क्रीनिंग में मददगार होगा जिसमें कोरोना के लक्षण नहीं होते हैं। पूल टेस्टिंग के जरिए बड़ी संख्या में टेस्ट नहीं बल्कि पैसे भी बचाए जा सकते हैं। अगर 5 लोगों की पूल टेस्टिंग किया जाता है और इसका नतीजा नेगेटिव आता है तो ऐसा करने से 4 टेस्ट किट बचती है। घर घर जाकर टेस्टिंग की प्रक्रिया में भी ये बेहद सहायक है। चीन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को भेजी 6,50,000 चिकित्सा किट्स। चीन ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने में मदद के लिए भारत को 6,50,000 कोरोना वायरस चिकित्सा किट्स भेजी है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स समेत कुल 6,50,000 किटों को ग्वांझू हवाई अड्डे से भारत के लिए रवाना किया गया है। कोरोना वायरस से करीब 2.5 माह तक जूझने के बाद चीन में कारखानों ने एक बार फिर से काम शुरू कर दिया है और वह भारत समेत दुनिया भर के वेंटिलेटर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों पीपीई समेत चिकित्सा सामान की भारी मांग को एक बड़े कारोबारी अवसर के तौर पर देख रहा है। भारत ने 3 लाख जांच किटों के अलावा कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सा कर्मियों के लिए चीन से 1.5 करोड़ निजी सुरक्षा उपकरण खरीदने का ऑर्डर दिया है। चीन से 1.5 करोड़ निजी सुरक्षा उपकरण खरीदने का ऑर्डर दिया है। चीन से इन सामान के आयात के लिए निजी और सरकारी कंपनियां दोनों ही ऑर्डर दे रही है। इस डिलीवरी से पूर्व भारत सरकार ने चीन से आने वाली कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट की डिलीवरी में देरी होने की वजह से दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस जैसे अन्य देशों से निर्मित तथा स्वदेशी जांच किट के उपयोग को भी मंजूरी दे दी है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या पीपीई ऐसे उपकरण हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा उन परिस्थितियों में पहने जाते हैं जहां या धारण किए जाते हैं जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। मास्क, सुरक्षा चश्मा, सुरक्षा जूता के अलावा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में बड़ी संख्या में श्वसन सुरक्षा उपकरण, सुरक्षात्मक कपड़े शामिल हैं जिसमें हेलमेट, काले चश्मे, स्वर्ण रक्षक, कान प्लग, सुरक्षा दस्ताने, सुरक्षा जूते, श्वसन यंत्र आदि शामिल हैं। कोविड-19 के प्रकोप के बारे में क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियों और निर्णयों में मदद के लिए एकीकृत भू-स्थानिक मंच। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 के प्रकोप के दौरान निर्णय लेने में मदद करने एवं रिकवरी के चरण में सामाजिक आर्थिक प्रभाव को संभालने के लिए क्षेत्र विशिष्ट में रणनीति के निर्धारण में सहयोग करने के लिए उपलब्ध भू-स्थानिक डेटासेट, मानकों पर आधारित सेवाओं और विश्लेषणात्मक उपकरणों को मिलाकर एक एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म बनाया है। शुरू में इस जांच से राज्य एवं केंद्र सरकारों की सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली को मजबूत करने और आगे चलकर नागरिक एवं एजेंसियों को स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक संकट और आजीविका संबंधी चुनौतियों से जुड़ी आवश्यक भू-स्थानिक सूचना सहयोग प्रदान करने की उम्मीद है। यह एकीकृत भू-स्थानिक मंच कोविड-19 के प्रकोप के कारण राष्ट्र के स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन को मजबूत करेगा और स्थानिक डेटा, सूचना और मानव चिकित्सा तकनीकी और संरचनात्मक और प्राकृतिक संसाधनों के बीच संबंध के सहज प्रावधान के माध्यम से सामाजिक आर्थिक सुधार प्रक्रिया का समर्थन करेगा।
भू-स्थानिक सूचनाओं को एकत्रित करने में DST के इन प्रयासों से देश को बहुपक्षीय संकट जो इस महामारी द्वारा लाया गया है का सामना करने के लिए तेजी से स्थानिक सूचना आधारित निर्णय लेने और इन निर्णयों के प्रभावों को देश भर में फैलने में मदद मिल सकती है। मोबाइल एप्लीकेशन सहयोग। मोबाइल एप्लीकेशन सहयोग के साथ भारतीय संरक्षण SOI द्वारा तैयार और प्रबंधित वेब पोर्टल को इन महामारी के प्रति भारत सरकार की प्रतिक्रियात्मक गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से समुदाय के सहयोग के जरिए कोविड-19 विशिष्ट भू-स्थानिक डाटा सेट का संग्रहण करने के लिए अनुकूलित किया गया है। सहयोग एप्लीकेशन में महामारी के बड़े प्रकोप के लिए भारत सरकार की रणनीति एवं रोकथाम योजनाओं के अनुरूप आवश्यक सूचना मापदंडों को शामिल किया गया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन भारत सरकार द्वारा संपर्कों का पता लगाने, कनेक्टिव टेस्ट ट्रेसिंग, जन जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस और स्वयं मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट के उद्देश्यों से शुरू किए गए हैं। आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन का पूरक होगा। अभिनेता रंजीत चौधरी का निधन। अभिनेता रंजीत चौधरी का निधन 15 अप्रैल को हो गया है। वह फिल्म प्रशंसकों के बीच खट्टा मीठा बातों बातों में और बॉलीवुड हॉलीवुड में निभाए गए किरदारों में लोकप्रिय थे। रंजीत चौधरी विख्यात रंगमंच कलाकार पद्मश्री के बेटे हैं। उन्हें 14 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आंत के अल्सर ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया था। उनका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन अस्पताल में ही उनका निधन हो गया। रंजीत चौधरी यहाँ दांत के इलाज के लिए भारत में थे और उन्हें बंद की वजह से यहीं रुकना पड़ा था। अभिनेता की पत्नी और उनका 16 साल का बेटा न्यूयॉर्क में है। चौधरी दिसंबर जनवरी से यहीं थे और 18 अप्रैल को वापस जाने वाले थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप 2021 के लिए किया क्वालिफाई। पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के संकट के बीच भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2021 में होने वाले पूर्व विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यह विश्व कप न्यूजीलैंड में 6 फरवरी से 7 मार्च के बीच खेला जाना है। भारत के साथ अन्य देशों ने भी इस विश्व कप में सीधे तौर पर एंट्री पाई है। भारत के अलावा जिन 4 देशों ने क्वालिफाई किया है उसमें मेज़बान देश न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें हैं। न्यूजीलैंड की टीम को मेज़बान होने की वजह से इसे सीधा प्रवेश मिला है। टीम इंडिया के विश्व कप में जगह बनाने का फैसला ICC की महिला चैंपियन टेक्निकल कमेटी द्वारा किया गया है। समिति के अनुसार ICC महिला चैंपियनशिप में 2017 और से 2020 के बीच सभी 8 टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 3-3 मैचों की सीरीज खेली है। मेजबान न्यूजीलैंड और तालिका में शीर्ष पर रहने वाले अगली 4 टीमों ने इसे एक दिवसीय टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई किए हैं। गौरतलब है कि ICC की इस कमेटी ने यह फैसला लिया है कि सभी टीमें के बीच तीनों ही सीरीज के अंक बराबर बांटे जाएंगे। रैंकिंग के आधार पर बाकी की अन्य 4 टीम पॉइंट्स हासिल करने वाली टीमों के सीधे वनडे विश्व कप के लिए जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम के इस समय 37 अंक हैं, वो पहले नंबर पर विराजमान है। दूसरा इंग्लैंड के पास 29 अंक है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका 25 अंक है और भारत टीम 23 अंक है और उसने टॉप 4 टीमों में रहते हुए विश्व कप में जगह बनाई है। मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए कानून बनवाना चाहता है PCB। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए सरकार से कानून बनाने का आग्रह किया है। PCB अध्यक्ष एहसान मनी ने कहा कि फ़िलहाल उनके पास भ्रष्टाचार और मामलों की गहन जांच के लिए गवाहों को बुलाने या बैंक खाते जांच के वैधानिक अधिकार नहीं है। PCB अध्यक्ष एहसान मनी ने कहा कि कानून बनाने से खिलाड़ियों में डर बैठेगा, साथ ही अपराधियों की सज़ा भी दिलाई जा सकेगी।
पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के कई मामले सामने आए हैं। इनमें कुछ पूर्व टेस्ट के कप्तान सलीम मलिक, दनिश कनेरी या सलमान भट्ट, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और शर्जील खान जैसे उदाहरण हैं। मनी ने कहा कि पीसीबी कानून की उस प्रक्रिया को करीब से समझ रहा है जिसे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सरों के खिलाफ कानून बनाने के दौरान अपनाया था, क्योंकि पीसीबी चाहता है कि क्रिकेट में भ्रष्टाचार गतिविधि को आपराधिक मामला माना जाए। विदित है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसे क्रिकेट खेलने वाले देश पहले ही मैच फिक्सिंग को आपराधिक मामला बनाने से जुड़ा कानून बना चुके हैं। मनी ने हालांकि कहा कि जब तक कानून नहीं बन जाता है तब तक पीसीबी आईसीसी की मौजूदा भ्रष्टाचार रोधी संहिता का पालन करता रहेगा, जो प्रतिबंध और रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद खिलाड़ी को क्रिकेट में वापसी की स्वीकृति देती है। हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान खराब होने वाले उत्पादों और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे सातों दिन कॉल सेंटर की शुरुआत की है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। हाल ही में आईएमडी ने अल नीनो के न्यूट्रल रहने की उम्मीद जताई है। अल नीनो का संबंध है पूर्वी प्रशांत महासागर से। हाल ही में किस देश ने कोरोना को रोकने में डब्ल्यूएचओ की भूमिका संदिग्ध बताकर इसकी फंडिंग रोक दी है? अमेरिका। हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के बावजूद संसदीय चुनाव संपन्न हुए हैं? दक्षिण कोरिया। हाल ही में पूल टेस्टिंग को आईसीएमआर ने स्वीकृति दी है, क्योंकि भारत में कोरोना टेस्टिंग अत्यंत कम है। हाल ही में किस देश के द्वारा भारत को 6,50,000 चिकित्सा किट भेजी जा रही है? चीन। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए भू-स्थानिक रणनीति बनाई जा रही है। भारतीय सर्वेक्षण का कौन सा एप्लीकेशन इसमें अहम भूमिका निभा रहा है? सहयोग। हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हो गया है। इनका संबंध है अभिनय क्षेत्र से। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप 2021 के लिए क्वालिफाई किया है। यह विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग के अपराध की श्रेणी में लाने के लिए संबंधित सरकार से आग्रह किया है? पाकिस्तान। कथन 1, अल नीनो भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे अधिक वर्षा होती है। कथन 2, ला नीनो भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसमें वर्षा की कमी होती है। असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो ये दोनों का दोनों गलत है। मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों पर चयन कीजिए। मानसून पवनें हैं जो 6 महीने के अंतराल में विपरीत दिशा में बहने लगती है। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वाधिक वर्षण कोरोमंडल तट पर करता है। तो इसमें सही सिर्फ एक है। कथन 1, विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र का अंग है जो वैश्विक स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करने के लिए कार्य करता है। कथन 2, हाल ही में ब्रिटेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोक दी है। तो असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें कथन बी जो है वो गलत है, ब्रिटेन नहीं अमेरिका होगा। पीपीई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। पीपीई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को कहा जाता है। कोरोना का प्रसार के कारण वर्तमान में विश्व में पीपीई का मांग बेहद बढ़ोतरी हुई है। तो दोनों का दोनों सही है। अंतिम क्वेश्चन, पूल टेस्टिंग किसी टेस्ट की वह प्रणाली है जो एक साथ ज़्यादा लोगों को टेस्ट करने में सहायक होती है। कथन 2, हाल ही में कोरोना टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर ने पूल टेस्टिंग की स्वीकृति दी है। सत्य कथनों का चयन कीजिए। दोनों का दोनों सही है।